बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लेक्चर है हम लोग जो है वो एल्गोरिथम्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम है आपके पास राइट एन एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन अनइक्वल नंबर्स। ये आपने ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर जो है वो तीन अनइक्वल जो है वो नंबर्स दिए गए होंगे और उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो जो है वो आपके पास प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है। फिर स्टार्ट करने के बाद अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो आपको जो है वो तीन नंबर से चाहिए, तो आप जो है वो फिर तीन नंबर जो है वो यूजर से पुट करवाओगे। तो एल्गोरिथम लिखना जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट। उसके बाद स्टेप 2 आप जो है वो आपने तीन नंबर्स पुट करवाने हैं। तो आपने जो है वो यहाँ पे लिख दिया इनपुट थ्री नंबर्स इन ए बी सी। यहाँ आप सिंपल लिख सकते थे इनपुट ए बी सी। तो यहाँ पे जो है वो ए बी और सी के अंदर जो है वो तीन नंबर्स यूजर कोई भी पुट करेगा। पहला नंबर जो होगा वो ए में सेव हो जाएगा, जो दूसरा नंबर होगा वो बी में सेव हो जाएगा और जो तीसरा नंबर होगा वो जो है वो सी में सेव हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर लिख दिया सेट लार्ज इज इक्वल टू ए, कि आपके पास जो है वो आपने सेट कर दिया कि लार्ज नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर जो है वो ए है। फिर उसके बाद आपने स्टेप 4 के अंदर जो है वो कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी। आपने लिखा इफ अगर बी ग्रेटर देन लार्ज, बी जो है वो लार्ज से बड़ा है। अब लार्ज आपके पास अभी स्टेप 3 के अंदर लार्ज आपने ए को कहा था और स्टेप 4 में लिख दिया बी ग्रेटर देन लार्ज। तो इसका क्या मतलब है कि अगर बी जो है वो ए से बड़ा है तो फिर क्या लिख दिया आगे, देन सेट लार्ज इज इक्वल टू बी। तो फिर जो है वो लार्ज को सेट कर दो किसके बराबर, बी के बराबर के। जो लार्ज आपके पास नंबर है वो बी है। फिर इसी तरह और स्टेप 5 के अंदर उसने लिख दिया इफ सी ग्रेटर देन लार्ज। अब लार्ज आपके पास क्या था, बी था, तो यहाँ पे लिखा है सी ग्रेटर देन लार्ज। तो इसका मतलब है कि अगर सी जो है वो बी से बड़ा है, अब सी बी से बड़ा होगा तो आपके पास जो लार्ज नंबर होगा वो सी होगा। तो आपने फिर क्या लिख दिया, देन सेट लार्ज इज इक्वल टू सी। तो फिर जो है वो आपके पास जो लार्ज नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब जो भी लार्ज नंबर होगा वो जो है वो जो लार्ज नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसके अंदर जो है वो आपका सेव हो जाएगा। तो आपने जो है वो एंड पे फिर किसको प्रिंट करवाना है, लार्ज को प्रिंट करवाना है। तो लार्ज के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, चाहे वो ए की होगी तो वो हो जाएगी, अगर बी की होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी और अगर सी की होगी तो वो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो आपने इसको एंड कर दिया। तो इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ए के अंदर 1 पुट कर दिया, बी के अंदर 2 और सी के अंदर जो है वो 3 पुट कर दिया। तो अब लार्ज नंबर जो है वो आपके पास क्या है, 3 है, मतलब कि सी की वैल्यू जो है वो लार्ज है, तो सी ने जो है वो प्रिंट होना है। तो अब जो है वो हम लोग अपने एल्गोरिथम के मुताबिक जो है वो देखते हैं क्या सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। तो आपने जो है वो यहाँ पे कर दिया सेट लार्ज इज इक्वल टू ए, के लार्ज जो है वो आपके पास ए है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कंडीशन लगाई है इफ बी ग्रेटर देन लार्ज, अगर बी लार्ज से बड़ा है देन सेट लार्ज इज इक्वल टू बी, तो लार्ज आपके पास बी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर बी ए से बड़ा है तो आपके पास लार्ज जो है वो नंबर बी है। तो अब जो है वो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो आपके पास 2 ग्रेटर देन 1, अगर आप स्टेप 4 में देखें तो इसका बी ग्रेटर देन लार्ज का मतलब है 2 ग्रेटर देन 1। तो 2 जो है वो 1 से बड़ा ही होता है। ये वाली आपकी कंडीशन सही हो गई है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा देन सेट लार्ज इज इक्वल टू बी। तो आपके पास क्या सेट हो जाएगा, फिर लार्ज नंबर जो है वो बी की वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी वो जो है वो लार्ज होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 5 के अंदर आपने लिख दिया इफ सी ग्रेटर देन लार्ज, अगर सी जो है वो बी से बड़ा है देन सेट लार्ज इज इक्वल टू सी। तो फिर आपके पास लार्ज वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सी की हो जाएगी। तो अब जो है वो अगर आप देखो कि सी बड़ा है बी से, स्टेप 5 का मतलब है सी बड़ा है बी से। तो अगर आप देखो तो सी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है। तो फिर इसके मुताबिक जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेट लार्ज इज इक्वल टू सी। तो लार्ज के अंदर जो है वो सी सेव हो जाएगा।
यहाँ जो है वो सी की वैल्यू सेव हो जाएगी। तो स्टेप 6 के अंदर आपने क्या लिख दिया, प्रिंट लार्ज। तो जो चीज लार्ज के अंदर सेव है वो प्रिंट होनी थी। तो अब हमने सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो सी को ही दी है कि जो है वो सी ने प्रिंट होना था, सी को 3 दिया था। तो आपके एल्गोरिदम के मुताबिक भी जो है वो सी ही प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपने एल्गोरिदम लिखा है वो एक्यूरेट भी है और जो है वो करेक्ट भी है। तो ये जो है वो आपका एल्गोरिदम एंड हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट और जो लास्ट आपका एल्गोरिदम है वो है राइट एन एल्गोरिदम। एक आपने ऐसा एल्गोरिदम लिखना है टू फाइंड इवन नंबर्स। आपने इवन नंबर जो है वो मालूम करने हैं इन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। कि आपने जो है वो कोई दो नंबर पुट कर देने हैं, n1 और एक n2, दो कोई से नंबर पुट कर दिए। फिर उनके दरमियान में जो इवन नंबर होगा उसको आपने प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है वो 1 पुट कर दिया n1 की जगह पे, n2 की जगह पे आपने जो है वो 5 पुट कर दिया, तो अब 1 और 5 के दरमियान में जितने इवन नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। अब इवन नंबर कौन से होंगे, जिनका आप जो है वो 2 के साथ मॉड लें और रिमाइंडर में 0 बच जाए, वो आपके पास इवन नंबर होंगे। मतलब के आपके पास 2 और 4 जो है वो इवन नंबर्स होंगे 1 से 5 तक। तो आपने जो है वो इसी तरह से यूजर कोई भी एक स्टार्टिंग नंबर देगा n1 के अंदर और एक आखिरी नंबर जो है वो देगा एंडिंग नंबर n2 के अंदर। फिर आपने एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जो n1 और n2 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स आएंगे उनको जो है वो प्रिंट कर दे। और नेक्स्ट चीज जो उसने एक जो है वो आपको ब्रैकेट के अंदर शर्त लगाई है, वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, कि n2 जो है वो n1 से बड़ा हो। इसका क्या मतलब है कि n1 जो है वो n2 से छोटा हो। तो अब जो है वो हम लोग इस एल्गोरिदम को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 के अंदर तो आपने जिस तरह से सारे एल्गोरिदम स्टार्ट किए थे इसी तरह से इसको भी स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आपने दो नंबर्स जो है वो पुट करवाने हैं। तो आप जो है वो लिख दोगे स्टेप 2 में इनपुट n1 और n2 के दो नंबर्स जो है वो पुट कर दो। उसके बाद जो उसने कंडीशन लगाई हुई है ब्रैकेट के अंदर वो देखें, उसने लिखा है वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, कि जहां पे n2 जो है वो बड़ा है n1 से या n1 जो है वो छोटा है n2 से। तो आपने यही जो है वो इधर कंडीशन लगा देनी है, इफ n1 लेस देन इक्वल टू n2, अगर जो n1 है वो छोटा है बराबर है n2 के, कि n2 से वो छोटा हो। n1 जो उसने लिखा था वही आपने उसने इंग्लिश के अंदर लिखा है, आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो है वो लिख दिया है। तो फिर आगे आपने क्या लिखा, देन गो टू स्टेप 4। अगर n1 जो है वो छोटा होगा n2 से या उसके बराबर होगा तो फिर आपने स्टेप 4 पे जाना है, नहीं तो आपने गो टू स्टेप 7, यहाँ जो है नहीं तो फिर आपने जो है वो स्टेप 7 पे चले जाना है। तो गो टू का कीवर्ड जो है वो हमने कल पढ़ा था, ये जो है वो अपने कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक जगह पे किसी मखसूस जगह पे ट्रांसफर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो देखते हैं कि स्टेप 4 अगर जो है वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 4 में आपने क्या लिखा है, और अगर कंडीशन गलत होगी तो स्टेप 7 पे आपने एंड लिखा है। अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो आपका एल्गोरिदम चलना जो है वो बंद हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेप 4 में आपने क्या लिखा है। आपने स्टेप 4 के अंदर लिखा है इफ अगर आपकी कंडीशन सही हो जाती है n1 जो है वो छोटा या बराबर होता है n2 के, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो स्टेप 4 पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ n1 mod 2, के जो n1 जो भी नंबर आपने n1 पे पुट किया है उसका मॉड ले लें 2 के साथ और रिमाइंडर में क्या बचे उसका आंसर जो मॉड का है वो 0 आ जाए। n1 का मॉड लेना है 2 के साथ, n2 के साथ नहीं लेना, सिर्फ 2 के साथ मॉड लेना है। और अगर जो है वो आंसर आपके पास 0 आ जाए देन प्रिंट n1, तो फिर आपने जो है वो n1 को प्रिंट कर देना है, n1 की जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देना है। अब उसको प्रिंट करने के बाद फिर आपने n1 से n2 की तरफ जाना है तो वैल्यू में इजाफा करना है कि वैल्यू इजाफा हो जाए। तो जो है वो n1 की वैल्यू में इजाफा करने के लिए आप उसके अंदर क्या करोगे, जो है वो a का इजाफा करने के लिए आप फार्मूला लगा दोगे सेट n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, कि n1 की जो भी वैल्यू है उसके अंदर a का इजाफा हो जाए। तो स्टेप 5 के अंदर आपने लिख दिया n1 की वैल्यू स्टेप 4 में आपने प्रिंट करवा दी, प्रिंट करवाने के बाद स्टेप 5 के अंदर आपने लिख दिया n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, के n1 की जो भी वैल्यू है उसके अंदर a का इजाफा हो जाए।
और उसके बाद आपने स्टेप 6 में लिख दिया गो टू स्टेप 3, कि वापस जो है वो आपका कंट्रोल स्टेप 3 पे चला जाए। तो जो है वो एक वैल्यू n में इजाफा होगा और उसके बाद आपका कंट्रोल जो है वो 3 पे स्टेप 3 में चला जाएगा। स्टेप 3 पे जाएगा तो वही सारे का सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से जो है वो चेक होगा, कंडीशन चेक होगी और जो है वो स्टेप 4 पे आएगा या जो है वो 7 पे आएगा। तो इसको जो है वो हम लोग एग्जांपल से करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो n1 की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर दी है और n2 की वैल्यू जो है वो आपने 5 जो है वो पुट कर दी है। तो स्टेप 3 पे देखो, स्टेप 3 पे लिखा है n1 लेस देन इक्वल टू n2। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू 5 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 जो है वो आपका 5 से लेस होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आपने किधर जाना है, देन गो टू स्टेप 4। तो फिर आपने 4 की तरफ जाना है। अगर ये वाली कंडीशन गलत होती तो आपने स्टेप 7 पे जाना था। अब कंडीशन ट्रू है तो आप स्टेप 4 पे आ गए। 4 पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ n1 mod 2 इज इक्वल टू 0, कि जो भी n1 की वैल्यू है उसका मॉड आपने 2 से लेना है और अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो फिर n1 की वैल्यू प्रिंट करवा देनी है। अब स्टार्टिंग के अंदर n1 की वैल्यू आपके पास 1 थी, आपने 1 पुट किया था, तो आप जो है वो 1 mod 2 लेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 0 नहीं आएगा। मॉड के अंदर जो है वो अगर मॉड के लेफ्ट साइड पे जो है वो वैल्यू छोटी हो और राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो तो जो लेस वैल्यू होती है वही आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 1 आएगा। 1 आया है तो यहाँ पे क्या लिखा है उसके बाद देन प्रिंट n1, कि अगर जो है वो 0 होगा तो फिर n1 की वैल्यू प्रिंट होनी है। अब जो है वो ये वाली कंडीशन गलत हो गई है। n1 का मॉड जो आपने 2 से लिया है उसका आंसर 0 नहीं बल्कि 1 आया है, तो अब n1 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 1 प्रिंट नहीं होगा। तो अगर देखें तो 1 जो है वो आपके पास इवन नंबर नहीं होता, वो प्रिंट भी नहीं होना चाहिए था और वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है वो आप स्टेप 5 पे आ जाएं। स्टेप 5 पे आ गया तो यहाँ पे लिखा है n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, कि n1 की वैल्यू में एक का जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए, एक का इजाफा हो जाए। तो n1 की वैल्यू आपके पास 1 थी तो उसके अंदर एक का इजाफा हो गया तो उसकी वैल्यू जो है वो 2 हो गई। अब 2 वैल्यू हो गई n1 की और उसके बाद स्टेप 6 पे आए तो यहाँ पे लिखा है गो टू स्टेप 3। आपने जो है वो स्टेप 3 पे वापस जाना है। जैसे आप स्टेप 3 पे वापस जाएंगे तो आपको कंडीशन मिलेगी n1 लेस देन इक्वल टू n2। तो n1 की वैल्यू जो है अब आपके पास 2 हो गई है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन आपकी सही है, 2 जो है वो 5 से छोटा होता है। कंडीशन अगर आपकी सही है तो फिर आपने जो है वो स्टेप 4 पे जाना है। तो आप स्टेप 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है इफ n1 mod 2 इज इक्वल टू 0, के n1 का मॉड लेना है 2 से और वो 0 के बराबर आ जाए। अब n1 की वैल्यू 2 है, 2 mod 2, 2 1s are 2 हो गया, रिमाइंडर में क्या बच गया आपके पास 0। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन सही हो गई। अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी तो आपने प्रिंट क्या करना है, देन प्रिंट n1। तो आपने जो है वो n1 की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इसका मतलब है अब n1 की वैल्यू 2 थी और वो प्रिंट हो जाएगा और 2 जो है वो आपके पास इवन ही होता है। उसके बाद आप स्टेप 5 पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, के n1 की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाए। अब n1 की वैल्यू आपके पास 2 थी, 2 में एक का इंक्रीमेंट हुआ तो 3 हो गई। अब n1 की वैल्यू 3 हो गई और स्टेप 6 पे आओ तो यहाँ पे लिखा है गो टू स्टेप 3, कि आपने जो है वो स्टेप 3 पे वापस जाना है। स्टेप 3 पे आप वापस गए तो यहाँ पे लिखा है n1 लेस देन इक्वल टू n2। तो n1 की वैल्यू जो अब इंक्रीमेंट के बाद आई है आपके पास वो है 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, 3 जो है वो 5 से छोटा ही होता है। तो आप चले जाओगे देन गो टू स्टेप 4। तो आपने अब स्टेप 4 पे वापस जाना है। स्टेप 4 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है n1 mod 2। तो अब जो है वो आपके पास जो n1 है इसकी वैल्यू जो है वो 3 हो गई है। तो 3 mod 2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब 3 का जो है वो 2 के साथ मॉड लें तो 2 1s are 2 और रिमाइंडर के अंदर क्या बच गया आपके पास 1 बच गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपके पास जो है ये वाली कंडीशन गलत होगी। ये कंडीशन गलत होगी तो यहाँ पे लिखोगा देन प्रिंट n1। अगर कंडीशन सही है तो फिर n1 की वैल्यू प्रिंट होनी है, अगर कंडीशन गलत होगी तो n1 की वैल्यू प्रिंट
नहीं होगी। तो अब जो है ये कंडीशन गलत हो गई है, जो n1 का 2 से मॉड लिया है उसका आंसर 0 नहीं बल्कि 1 आया है। तो इस तरह जो है फिर आप स्टेप 5 पे आ जाओगे और आपका 3 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अब आप स्टेप 5 पे वापस आए तो यहाँ पे लिखा है n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, n1 की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होना है। तो अब जो है वो n1 की वैल्यू आपके पास 4 हो गई। आप वापस जो है वो स्टेप 3 पे चले गए, 3 पे गए तो यहाँ पे लिखा है n1 लेस देन इक्वल टू n2। तो 4 जो है वो 5 से लेस होता है, छोटा होता है। तो आप जो है वो स्टेप 4 पे आएंगे, स्टेप 4 पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 4 मॉड 2 बन जाएगा, n1 की वैल्यू 4 है तो 4 मॉड 2 बन गया इज इक्वल टू 0। तो जो है वो 2 2s आर 4 होता है, तो रिमाइंडर के अंदर क्या बच गया, 0 बच गया। ये कंडीशन आपकी सही हो गई। अगर ये कंडीशन करेक्ट होगी तो फिर क्या करेंगे, आप n1 की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो अब जो है वो आपके पास n1 की वैल्यू 4 है, तो 4 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद n1 की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा तो n1 की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी। आपने जाना है स्टेप 6 पे। स्टेप 6 जब चलेगा तो आपने जाना है वापस स्टेप 3 पे। आप स्टेप 3 पे वापस गए तो यहाँ पे लिखा आ गया n1 लेस देन इक्वल टू n2, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो 5 से छोटा नहीं होता, लेकिन 5 5 के बराबर होता है। तो कंडीशन आपकी जो है वो अभी भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप जो है वो स्टेप 4 पे जाएंगे। स्टेप 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है n1 mod 2, तो 5 mod 2। अब n1 की वैल्यू 5 है तो 5 mod 2, 2 2s आर 4 और रिमाइंडर में 1 बच गया। तो ये कंडीशन आपकी गलत होगी। कंडीशन गलत होगी तो क्या होगा, देन प्रिंट n1। तो n1 की वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंट नहीं होगी। तो n1 की वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हुई और जो है वो स्टेप 5 चल गया। स्टेप 5 चला तो उसने n1 की वैल्यू में इजाफा किया, n1 की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होके n1 की वैल्यू 6 हो गई। तो आप जो है वो स्टेप 6 चला और आप जो है वो स्टेप 3 पे वापस चले गए। तो स्टेप 3 पे क्या लिखा हुआ है, n1 लेस देन इक्वल टू n2। अब n1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5। तो 6 ना तो 5 से लेस होता है ना ही जो है वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब इधर जो दो कंडीशन आपने लगाई थी दोनों की दोनों गलत हो गई है। अगर ये कंडीशन सही होती तो फिर आपने स्टेप 4 पे जाना था। अब ये दोनों ही कंडीशन गलत हो गई हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ एल्स गो टू स्टेप 7। तो आप जो है वो अब स्टेप 7 पे वापस जाएंगे। तो आप जब स्टेप 7 पे जाएंगे तो स्टेप 7 पे लिखा हुआ एंड, तो जो है वो आपका एल्गोरिदम चलना बंद हो जाएगा। अब आपने जो है वो आपके पास क्या क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ और जो है वो 4 प्रिंट हुआ। तो आपने जो है वो n1 को स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि n1 को जो है वो आपने 1 वैल्यू दी थी और n2 को जो है वो आपने 5 दी थी और इनके दरमियान में आपने इवन नंबर पुट करने थे। तो इनके दरमियान में 2 ही इवन नंबर जो है वो आते हैं, 2 और 4। वो दोनों के दोनों जो है वो प्रिंट हो गए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका एल्गोरिदम जो है, जो आपने ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई है, वो आपके पास जो है वो करेक्ट भी है और एक्यूरेट भी है। आपको आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मिल रहा है। तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।